हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट बाय पीके। फ्रेंड्स, हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि फिजिक्स का है और ये है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में हम सबसे पहले यहाँ डील करेंगे कि इंटरफेरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है ना। इंटरफेरेंसेस को समझने के लिए कुछ टर्म्स का मतलब समझना होगा। जो सबसे पहला टर्म हमें समझना है वो है लाइट वेव्स। लाइट वेव्स लाइट वेव्स क्या होती हैं? तो कहा जा रहा है कि लाइट वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करता है, परपेंडिकुलरली एक दूसरे के वाइब्रेट करता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, जो भी वेव्स बनी है उस वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे कि इसको एक डिफिनेशन लिखते हैं और फिर इसको डिफिनेशन के बारे में समझते हैं क्या चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि ए लाइट wave is a harmonic electromagnetic waves consisting of periodically varying electric and magnetic fields oscillating at right angle to each other and also to the direction of propagation of waves। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट वेव्स जो होती हैं वो एक हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि बनी होती हैं, कंसिस्टिंग मतलब बनी होती हैं पीरियोडिकली वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी पीरियोडिकली मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद वो वेरी करेंगी। क्या क्या वेरी करेगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगी? वेरी करती रहेंगी, ऑक्सीलेटिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, है ना। वो एक दूसरे के साथ ऑक्सीलेट कर रही हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही हैं और वो भी एक दूसरे के राइट एंगल पर। ठीक है, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और वो उस डायरेक्शन में करेंगी जिस डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है? प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ। जिससे मान लीजिए कि हमारे पास ये वाई एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, इधर हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। और हमने यहां से एक जेड एक्सिस ड्रॉ कर लिया, जेड एक्सिस। तो यहां आप ये समझिए कि हम क्या करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, और एक दूसरा हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, मैग्नेटिक वेव ले लेते हैं जो कि इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से इसको 3D में समझिएगा। जैसे इसको क्लियर इमेज करने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ ड्राइंग कर देता हूँ ताकि समझ में आए क्लियरली कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो हमने रेड से ड्रॉ किया है वो इस ब्लू के परपेंडिकुलर है ना। यानी जो ब्लू है वो समझिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और जो हमारे पास रेड कलर से है वो वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है,
अब इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के वर्टिकल हैं। ठीक है, देखिए है ना, समझ में आ रहा होगा ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलरली लाई कर रही हैं। यानी ये जो हमारे पास रेड कलर से हमने जो वेव ड्रॉ किया है, जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। यहाँ दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो यही दोनों वेव्स जब एक साथ म्यूचुअली क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर हैं, और ये पीरियोडिकली जब ऑक्सीलेट करेंगी तो इस कंडीशन में लाइट वेव्स का फॉर्मेशन होता है। यानी ये दोनों वेव्स मिल करके लाइट वेव का फॉर्मेशन करती हैं। इसी को क्या कहा जाता है, लाइट वेव कहा जाता है। यानी लाइट वेव क्या होती हैं, यह एक हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिकली वेरिंग, यानी एक साथ हर एक पीरियड फिक्स टाइम के बाद दोनों वेरी कर रही हैं, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो लाइट वेव्स होती हैं उसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक वेव। एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि एक ऐसा लाइट वेव जो कि सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ से बना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स बोलते हैं। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं कि अ वेव हैविंग सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक वेव्स। जैसे लिख देता हूं मैं समझने के लिए, अ वेव हैविंग, ठीक है, अ वेव, या एक वेव नहीं, अनेकों वेव्स होती हैं, दो या दो से अधिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और उन सब का जो वेवलेंथ होगा अगर वो सेम आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वो दोनों वेव्स क्या हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि वेव्स हैविंग अ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड wavelength single frequency and wavelength are called monochromatic light waves। ठीक है ना, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स क्या होती हैं वो समझ में आ गया कि जब दो या दो से अधिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स हो गया। अभी आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि जनरली क्या होता है जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं। ये लाइट वेव्स क्या करती हैं, दो या दो से अधिक लाइट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, तो उस कंडीशन में इंटरफ्रेंसेस बनती हैं। अब इंटरफ्रेंसेस को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा एक पॉइंट जिसका क्या नाम था, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स क्या होती हैं। दूसरी जो समझना है वो ये समझना है कि कोहेरेंट लाइट क्या होती है और फेस डिफरेंस क्या होता है। तो हम दूसरा समझते हैं फेस डिफरेंस क्या होता है। तो फेस डिफरेंस क्या होता है, तो इसको समझिए। कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स जिनका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है, और उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वो दोनों की दोनों लाइट वेव्स क्या हैं, सेम फेज में हैं। तो फेज डिफरेंस का मतलब ये समझिए कुछ इस तरीके से, अगर मान लें कि हमारे पास दो लाइट वेव्स हैं, एक लाइट वेव मैंने यहाँ बना दिया और दूसरा उसके जस्ट नीचे एक लाइट वेव बना दिया। यहाँ पर इस तरीके से एक वेव जा रही है, ठीक है, एक लाइट वेव कुछ इस तरीके से आ रही है, जा रही है,
इस तरीके से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब इस वेव फर्स्ट में, वेव इसको 1 मान लेते हैं और इसको वेव 2 कह लेते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब पहले वेव में एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम हो रहा है। फिर जब दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है तो पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड जो हो रहा है मिनिमम हो जा रहा है। यानी जब एक वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो, जैसे देखो ये इसका बढ़ रहा है, इसका घट रहा है, तो दोनों हम कहेंगे कि ये दोनों की दोनों वेव्स अपोजिट फेज में है, अपोजिट फेज में है। और सेम फेज में कब कहलाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक वेव यहां बना लिया और एक वेव यहां बना लिया। एक वेव, पहली वेव में एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर एम्पलीट्यूड घटा, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर एम्पलीट्यूड घटा, इस तरीके से। फिर दूसरे वाले वेव में भी एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर एम्पलीट्यूड घटा, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ा, फिर एम्पलीट्यूड घटा, इस तरीके से। तो अगर इसको हम वेव ए मान लें, वेव ए मान लें और इसको वेव बी मान लें, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर पहले वाले की एम्पलीट्यूड बढ़ रही है तो दूसरे वाले में भी एम्पलीट्यूड बढ़ रही है। पहले वाले की एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रही है, दूसरे वाले की भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रही है। फिर एक वेव, इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ रही है, इसकी भी एम्पलीट्यूड बढ़ रही है, इसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुई, इसकी भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रही है। तो आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि अगर पहले वाले वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ रही है तो दूसरे वाले की भी बढ़ रही है, और पहले वाले की यदि घट रही है तो दूसरे वाले का भी घट रहा है। इस कंडीशन में कहेंगे कि ये दोनों सेम फेज में है, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब अगर पहले वाले वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ रही होगी दूसरे की भी बढ़ेगी, फिर पहले की घटेगी तो दूसरे की भी एम्पलीट्यूड घटेगी। तो इस कंडीशन में ये सेम फेज में है, या कहा जा सकता है कि कांस्टेंट फेज में है। बात समझ आ रहा है, ये भी कांस्टेंट फेज में कहेंगे क्योंकि ये बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, दोनों एक ही साथ जा रही हैं, तो इस कंडीशन में उसको भी कांस्टेंट कहा जा सकता है। लेकिन सेम फेज का यहाँ मतलब ये है कि अगर एक का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो दूसरे का भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। बस में यार ना, जैसे मान लीजिए एक मैं थोड़ा दूसरा डिफरेंट बना लेता हूँ डायग्राम समझाने के लिए, और एक यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड पूरी तरीके से बढ़ गया है तो इसका अभी इंक्रीज, इसका डिक्रीज कर रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है। फिर इसका क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा, ठीक है, तब तक इसका कुछ पोर्शन डिक्रीज हो गया रहेगा, ठीक है। इसके मिडिल से ये आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे समझते हैं हम, इसके मिडिल से इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी मैक्स होने वाला है, ठीक है ना, ये अब एम्पलीट्यूड बढ़ने वाली है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन इसका बढ़ करके जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो इसका आधा पॉजिटिव जा चुका होगा जब ये अपना एक कंप्लीट पूरा करेगा। और जब इस कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे आने की जब कोशिश कर रहा होगा, यानी जब इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, मिनिमम हो गया एक तरीके से। ऐसी बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड अभी बढ़ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड घटने की तरफ जा रहा है। फिर इसका जब मैक्स हो जाएगा तो इसका 0 हो गया। फिर ये जब डिक्रीज होने जाएगा तो ये क्या होने लगेगा, ये डिक्रीज होकर के तब तक 0 हो जाएगा। जब ये डिक्रीज होकर के यहाँ पर आएगा, अपना 0 करेगा तो इसका निगेटिव हो गया रहेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी इनको कहा जाएगा कि ये क्या है, कांस्टेंट फेज में है। यानी एक वेव जब बढ़ेगी तो दूसरी वेव भी उसी के साथ साथ, जैसे एक वेव ऊपर जा रही है तो उसके साथ साथ एक वेव मूव कर रही है। बात समझ आ रहा है ना। तो ये फेज का मतलब क्या होता है, जरा इसको अच्छे से समझिए कि फेज का मतलब होता है कि जब एक वेव अपना क्रिस्ट बनाएगी, एक वेव जब अपना क्रिस्ट बनाए तो दूसरी वेव भी अपना क्रिस्ट बनाए, तो कहेंगे कि ये सेम फेज में है। जब एक वेव का क्रिस्ट बनेगा तो दूसरी वेव का क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रफ बन जाएगा, ठीक है। फिर जब दूसरी वेव का क्या होगा, ट्रफ बनेगा, तो इस वेव का क्या हो जाएगा, क्रिस्ट बन जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेम फेज का मतलब ये होता है कि जब एक वेव का क्रिस्ट तो दूसरे का भी क्रिस्ट, एक का ट्रफ तो दूसरे का भी ट्रफ। यहां देखिए इसका ट्रफ बना तो इसका भी क्या होगा, ट्रफ बन जाएगा। समझ आ रहा है। इस तरीके से इसका क्रिस्ट बनेगा तो इसका ट्रफ बनेगा। अभी जब ये अपोजिट फेज में कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, अपोजिट फेज में। कांस्टेंट फेज का मतलब ये होता है कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है,
लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये घट रहा है, फिर जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड एक तरीके से निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। तो दोनों कॉन्स्टेंटली हो रहा है कि एक ये जैसे से बढ़ रहा है वैसे वैसे ये घटता जा रहा है, फिर जैसे से ये घट रहा है वैसे वैसे ये निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है। तो इसको कहेंगे कि ये कांस्टेंट फेज में है। इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कांस्टेंट फेज क्या होता है, सेम फेज क्या होता है और अपोजिट फेज क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो फेज डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे देखिए अगर दो वेव्स एक दूसरे के साथ सेम फेज में हैं तो इनका फेज डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो आएगा। यहाँ पर जब फेज डिफरेंस निकालेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, जीरो आएगा। कैसे, जैसे देखो अगर क्रिस्ट को हम क्या मान ले, पॉजिटिव मान ले, जैसे इसकी एम्पलीट्यूड को ए मान ले और इसकी भी एम्पलीट्यूड को ए मान ले, और वही निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस ए मान लें, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस ए मान लें। ठीक है ना, तो अगर हम क्या करना चाहते हैं, इसके पहले वेव्स का हम निकालना चाहते हैं, जैसे इसका यहाँ से इतनी दूरी में हम निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में हम निकालना चाहते हैं कि फेज डिफरेंस कितना है। तो फेज डिफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव माइनस द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। अगर दोनों की एम्पलीट्यूड सेम मान ले थोड़ी देर के लिए कि इसका भी ए इसका भी है, तो ए में से ए चला जाए तो हमारे पास जीरो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, अगर इसका हम ए मान ले और इसका क्या मानेंगे, माइनस ए मानेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो ए माइनस ए करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डेट इज 2a। तो यहाँ जो फेज डिफरेंस आएगा एक तरीके से 2a के बराबर आएगा। ठीक है ना, और यहाँ जो फेज डिफरेंस हम थोड़ा निकालेंगे वो फेज डिफरेंस हर जगह कांस्टेंट रहेगा। देखो ये भी फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, इस केस में भी फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, इस केस में भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब समझो कि फेज डिफरेंस जीरो आ जाए या 2a है तो 2a आता जाए, या यहाँ पर अगर 3a/2 आए तो वो भी हर जगह सेम हो, तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस ये कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए मान लीजिए कि हम फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर हम फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास 1/2 टाइम्स ऑफ ए है, और यहाँ पर भी ये क्या है 1/2 टाइम्स ऑफ ए है। ये दोनों मिल करके दोनों जुड़ेगा, तो इस कंडीशन में इस दूसरे वेव का ये वेव क्या है, इस वेव को मैं एक्स वाई मान लेता हूँ और इस वेव को एक्स मान लेता हूँ। तो इस लाइन के बीच में इस वेव का एक कंप्लीट वेव आया है और इसमें भी एक कंप्लीट वेव आया। जैसे ये देखो, ये प्लस हाफ है और ये माइनस हाफ है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और यहाँ पर एक वेव मिली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम फेज डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास कुछ कुल मिला के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा a माइनस जीरो दैट इज a। बात में आ रहा है, तो यहाँ फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, a का हो जाएगा। तो अभी समझ में आ रहा है कि फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया फेज डिफरेंस। अब इसके बाद से आता है हमारे पास कि कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं। तीसरा समझिए, कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंटरफेरेंस को समझने के लिए हमें चाहिए। तो कोहेरेंट वेव्स कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक वेव्स एक दूसरे के साथ कांस्टेंट वेव बनाते हुए मूव करती हैं, तो उस कांस्टेंट फेज बनाते हुए मूव करती हैं ना। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, सबका चेक कर लो, यहाँ भी फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। कांस्टेंट फेज डिफरेंस बनाते हुए मूव करेंगी तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो दोनों वेव्स क्या हैं, कोहेरेंट है, या तो सेम हो जाए या तो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है ना, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए ना। अपोजिट भी होंगे तो भी उनको कोहेरेंट कहेंगे, बस ये है कि एक साथ चलें। अब ऐसा ना हो कि एक वेव क्या कर रही है, एक वेव इस तरीके से जा रही है और एक दूसरी वेव यहीं मैं बना लेता हूं, एक वेव में इस तरीके से हो जा रही है। इनका वेव कहीं से फेज डिफरेंस अगर निकालेंगे तो सेम नहीं आएगा, है ना। इनका फेज डिफरेंस क्या होगा, नॉट कांस्टेंट
कांस्टेंट। यहाँ जो फेज डिफरेंस हमारे पास होगा ना, जो फेज डिफरेंस होगा ना, वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इस ये कोहेरेंट वेव्स नहीं बनाएंगी। कोहेरेंट वेव कौन कौन सा बना सकता है, एक ये कोहेरेंट वेव बना सकता है, ये कोहेरेंट वेव बना सकती हैं, ये दोनों मिलकर के कोहेरेंट वेव बना सकती हैं, लेकिन ये कोहेरेंट वेव्स नहीं बनाएंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं समझने के लिए कि कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं। तो कहा जा रहा है कि इफ two or more waves maintain a constant phase difference over a long period and time, then they are said to be coherent। मतलब क्या, when two or more waves, two or more waves maintains a constant or same phase difference over a long period, over a long distance and time, then, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ देखिए, ठीक है, मैंने क्या कहा, when two or more waves maintains a constant or same phase difference over a long distance and time, then the waves are said to be coherent waves, are said to be कोहेरेंट वेव्स। तो कोहेरेंट वेव का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स सेम फेज में या अपोजिट फेज होगा तो भी सेम फेज कहलाएगा, या कांस्टेंट फेज में जब मूव करेंगी और दोनों एक दूसरे के साथ जब मिलेंगी जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर उन दोनों वेव्स को कहा जाएगा कि वो कोहेरेंट वेव्स हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया कि कांस्टेंट फेज या सेम फेज डिफरेंस क्या होता है, और नॉट कांस्टेंट यानी कांस्टेंट कब नहीं रहेगा। ठीक है ना, जैसे एक का बढ़ा तो इसका बढ़ा भी और उसी टाइम में घट भी गया, तो इन दोनों एक साथ नहीं जा रही हैं, दोनों वेव्स एक साथ घट बढ़ नहीं रही हैं, है ना। यहाँ पर दोनों वेव्स एक साथ काम कर रही थी, यहाँ भी दोनों वेव्स एक साथ काम कर रही थी, यहाँ भी दोनों वेव्स एक साथ काम कर रही थी, मतलब या तो दोनों बढ़ें या तो दोनों घटें। अच्छा, या तो एक बढ़ती जाए और दूसरी घटती जाए, जैसे से पहला वाला बढ़े वैसे वैसे दूसरा वाला घटे, ठीक है, तब कहलाएगा कि वो कांस्टेंट फेज में है या सेम फेज में है या अपोजिट फेज में है, तो वो सब कांस्टेंट का केस आया था। लेकिन अब पता चले कि एक वेव क्या है, एक बढ़ी तब तक दूसरी वेव उतना ही देर में बढ़ भी गई और घट भी गई, तो वहाँ पर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं होता है जनरली, है ना, हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। तो कोहेरेंट वेव्स का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया कि जब दो वेव्स सेम फेज में होंगी या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ होंगी तो उस कंडीशन में उन दोनों लाइट वेव्स को हम कहेंगे कि वो कोहेरेंट वेव्स हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए, अब इसके बाद से जो कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इंटरफेरेंस को समझने के लिए चाहिए, उसमें नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उस कंडीशन में दोनों वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, अगर वेव एक इस तरीके से आ रही है और यहाँ मिल रही है, फिर इस साइड से एक दूसरी वेव इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से आके मिल रही हैं, तो इस पॉइंट पर हम कहेंगे कि दो वेव्स क्या कर रही हैं, टू वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड,
टू वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड। तो ध्यान रहे, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक वेव्स एक दूसरे से मीट करें, मिलें, उस पॉइंट को बोला जाता है द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे समझते हैं कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ, जो सुपरपोजिशन है उसका प्रिंसिपल हमें क्या बताता है। तो कहा जा रहा है कि व्हेन एवर टू और मोर वेव्स, whenever two or more light waves, इसको ऐसे लिखते हैं, when two or more light waves travels in space or in a medium simultaneously the resultant displacement at any point is equal to the vector sum of displacement produced by individual waves at that point। जरा समझिए, कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं किसी स्पेस या मीडियम में साइमल्टेनियसली, और जो उनका रिजल्टेंट वेव होता है किसी पॉइंट पर, वो बराबर होता है वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी वेक्टर सम किया जाएगा जब उनके डिस्प्लेसमेंट का, जो कि इंडिविजुअल वेव उस पॉइंट पर बनाती हैं, तो वो उसके बराबर होगा। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक वेव हमारे पास यहाँ है, ये एक ए एम्पलीट्यूड का वेव बनाती है, ये एक ए एम्पलीट्यूड का वेव बनाती है, ठीक है, और एक और वेव है, एक दूसरी वेव है इसी तरीके की, इसको A1 मान लेते हैं और इसका एम्पलीट्यूड A2 मान लेते हैं। अगर ये दोनों लाइट वेव्स किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी, तो इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या होगा, जो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स के द्वारा। जैसे देखिए, हम आपको समझाते हैं कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर हम टोटल एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, है ना, वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है ना, हमने इस तरीके से एल्जेब्रिकली दिखाया, लेकिन आप इस समझिए इसको, वेक्टर सम के बराबर होता है, यानी A1 प्लस A2 कॉस प्लस A1 A2 कॉस थीटा। चूंकि यहां पर क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, सिंस थीटा बिटवीन देम इज 0 डिग्री, इन सच केस, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस, अगर ये दोनों, चूंकि हम क्या जानते हैं लाइट वेव्स के केस में, ठीक है ना,
लाइट वेव्स के केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये वेव और ये वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। बोथ वेव्स आर परपेंडिकुलर टू, है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं अभी समझाता हूँ थोड़ा क्लियरली, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जो एंगल होगा उन दोनों के बीच में, दोनों वेव्स के बीच में जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन बोथ द सुपरपोजिंग वेव्स जो होंगी वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या जानते हैं, cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अब अगर cos 0 होती है तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उसमें अगर सब्सटीट्यूट कर दें, कहाँ पर, इस वाले में, है ना, ये हमारा समझ लीजिए पूरा फार्मूला है जो कि वेक्टर सम बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर सम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस ये क्या था, a1 a2 cos थीटा, ये हमारे पास होता है, वेक्टर सम करते हैं तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a1 a2 cos 90 डिग्री, सही है। अच्छा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 a2 इंटू 0, ये यहाँ से लिख सकते हैं a1 प्लस a2, यानी जो वेक्टर सम निकल के आएगा वो एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा। जो वेक्टर सम निकल के आएगा, है ना, अगर दो वेव्स, जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट को ए दिखाते हैं, इस पॉइंट पर अगर दो वेव्स इस तरीके से आ रही हैं, दो वेव्स इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है, इस वेव का ये है और दूसरी वेव हमारी इस तरीके से आ रही है, देखो। अब इसी पॉइंट पर आप देखो ध्यान से, ये दोनों वेव्स क्या कर रही हैं, यहाँ मिली, तो इन दोनों वेव्स का क्या है, हमें मिनिमा मिला है, दोनों वेव्स का ट्रफ आकर के यहाँ मिलेगा। तो इस पॉइंट पर ना कह के हम इस पॉइंट पे कह लेते हैं, इस पॉइंट पर दोनों वेव्स, हम इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो बी पॉइंट पर क्या हो रहा है, दोनों वेव्स की ट्रफ आपस में मिल रही हैं, है ना, ट्रफ एंड ट्रफ सुपरपोज, दोनों क्या हो रही हैं, सुपरपोज हो रही हैं। तो इस पॉइंट पर जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो देखिए अगर इस वेव का हम ऊपर जाएगी तो हम क्या मान लें, a1 मान लें, और नीचे जाएगी तो क्या होगा, माइनस टाइम्स a1 मान लें। तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ a1 होगा और इसका कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ a2 हो जाएगा। अगर ऊपर जाएगी तो इसका a2 वेव मान लेते हैं, तो ठीक है ना, अगर ऊपर जा रही तो इसका a2 मान ले रहे हैं, तो नीचे आएगी तो हम माइनस a2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या मिल रही है, दोनों का माइनस मिल रहा है, तो सम क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ a1 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ a2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a1 माइनस a2। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू स्मॉल a बना लेते हैं, मान लेते हैं दोनों बराबर है, दोनों सेम एम्पलीट्यूड की हैं, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस a, यानी ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ a। ये निगेटिव साइन हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पर दोनों निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द ट्रफ ऑफ both the waves have superposed at the point B, पॉइंट बी पर दोनों वेव्स का जो ट्रफ है वो क्या किया है, सुपर इम्पोज किया है। इसी वजह से यहाँ माइनस साइन रिप्रेजेंट कर, यानी माइनस का और कोई खास मतलब नहीं है। इस तरीके से मैं एक और एग्जांपल अगर ले लूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए थोड़ा इस तरीके से, और मैं यहाँ मान लेता हूँ और एक
मैं यहाँ मान लेता हूँ इस पॉइंट पर। तो मैं थोड़ा इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि हमारे लिए क्लियर बने। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, और मैं यहाँ से यहाँ बना लेता हूँ, इस तरीके से जाएगा, है ना। फिर इसी तरीके से एक दूसरा वेव हमारे पास जो होगा वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, है ना। एक वेव इधर से आ रहा है, ये ए वेव मान लीजिए, इसको बी वेव मान लेते हैं, है ना। दोनों वेव्स इस पॉइंट पर आ करके सुपरपोज करना है। इस पॉइंट को हमने एक्स मान लिया, पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस पॉइंट पर ये दोनों वेव्स क्या कर रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं, पॉइंट एक्स मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर इस एम्पलीट्यूड को हमने A1 कह लिया, इस एम्पलीट्यूड को हमने क्या कह लिया, A2 कह लिया, ठीक है, A2 कह लिया, और इसको A1 कह लिया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड जो हो रही हैं, यानी क्रिस्ट जो हो रही है, मैच कर रही है ना। क्रिस्ट दोनों का क्या हो रहा है, क्रिस्ट एंड क्रिस्ट, दोनों का क्रिस्ट यहाँ मैच कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट अगर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, ठीक है। और ध्यान रहे दोनों वेव्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास यानी हम अलजेब्रिक सम निकाल सकते हैं। तो A1 की वैल्यू अगर यहाँ पर क्या हो जाए, इफ है ना, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A कर लें, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो A प्लस A दैट इज़ 2A। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैपिटल A से मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। मान लीजिए एम्पलीट्यूड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो 2A टाइम्स हो जाएगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे एक्चुअली, जब दो वेव्स आपस में क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी, तो ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हमें बताता है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है ना। यानी लाइट वेव्स में हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक हमारे पास क्या होती है, एक एक्स एक्सिस होती है हमारे पास, एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है, और एक जेड एक्सिस होती है। तो एक लाइट वेव्स का हमारे पास कुछ इस तरीके से कहना था, और एक लाइट वेव हमारे लिए कुछ इस तरीके से सुपर इम्पोज कर रही थी, ठीक है ना। जहाँ पर ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, ठीक है। फिर ये हमारे पास वर्टिकल, फिर ये हमारे लिए हॉरिजेंटल, फिर ये हमारे लिए वर्टिकल का काम, ये हमारे लिए हॉरिजेंटल। तो ये जो लाइट वेव है, ये लाइट वेव के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। कि लाइट वेव की जो कि हमारे पास एक कह लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी हमारे पास, और एक हमारे पास दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होंगी। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड आएगा रिजल्टेंट, वो कितना आएगा, वो कैसे निकाला जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सुपर पोजिशन, यानी हमें इसमें मेन जो टॉपिक हमारा समझना था वो ये था कि सुपर पोजिशन यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन हमें क्या बताता है। तो हमें सिर्फ यही बात बताता है कि वेन एवर टू और मोर लाइट वेव्स ट्रेवल्स इन ए स्पेस और इन ए मीडियम simultaneously, the resultant displacement at any point is equal to the vector sum of the displacement produced by the individual wave at that point, है ना। एक उस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो इंडिविजुअल वेव्स अपना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस कर रही हैं, उन दोनों के एम्पलीट्यूड को अगर ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, एल्जेब्रिकली के लिए अगर ऐड कर ले या वेक्टर सम भी निकालेंगे, तो भी दोनों ही केस में आंसर हमारा सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया डिटेल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक समझते हैं वो ये है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो कोहेरेंट सोर्स समझिए जरा क्या होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया भी कि कोहेरेंट वेव्स क्या होती हैं, वही कोहेरेंट सोर्स को बताया जा रहा है। तो अब हम समझेंगे कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है।
कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो समझिए जरा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, या ऐसे समझो कि दो वेव्स को हम कहेंगे कि कोहेरेंट है तब जब दोनों क्या करेंगी, लाइट वेव्स एमिट कर रही होंगी जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी और सेम फेज में होंगी या कांस्टेंट फेज में होंगी। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक सोर्स हमने यहां बना लिया, एक सोर्स हमने यहां बना लिया, ये सोर्स S1 कह लिया, यहां से बहुत सारी लाइट वेव्स ऐसे कुछ इमिट हो रही हैं इस तरीके से, एक लाइट सोर्स हमारे पास यहां से इमिट हो रही है, ठीक है, ये S2 सोर्स है। तो कहेंगे कि ये दोनों सोर्स कोहेरेंट सोर्स तब कहलाएंगी, कोहेरेंट सोर्स तब कहलाएंगी जब दोनों के द्वारा जो वेव्स निकली हैं, दोनों के द्वारा जब जो वेव्स निकली हैं, जो भी वेव्स निकली हैं, इनके अंदर दो खासियत होनी चाहिए। पहली बात कि ये सेम फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और दूसरा, या तो ये दोनों वेव्स सेम फेज में हो या कांस्टेंट फेज में हो, कांस्टेंट फेज में है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि ये दोनों वेव्स सोर्सेस क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस हैं, ठीक है। इनको अगर लिखना चाहें, हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे कि टू वेव्स, टू सोर्सेस आर said to be coherent sources if they emits light waves of same frequency and of same phase difference, ठीक है ना, और of constant phase difference। बात समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि कोहेरेंट सोर्सेस कहेंगे ना, और कल टू सोर्सेस को हम कब क्या कहेंगे, टू सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्सेस तब कहेंगे जब दोनों की दोनों लाइट वेव्स जो एमिट कर रही हैं वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और ये दोनों सेम फेज में हो, दोनों ऑफ सेम फेज डिफरेंस नहीं, सेम फेज बोल देंगे, और कांस्टेंट फेज की हो, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि दोनों लाइट सोर्सेस जो हैं वो क्या कहलाएंगी, कोहेरेंट सोर्सेस कहलाएंगी। तो ये तो समझ में आ गया कि कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब जो हमें नेक्स्ट समझना है वो ये है हमारा मेन टॉपिक जो कि था इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंसेस क्या होती हैं, देख लेना डबल आर है, इंटरफेरेंसेस क्या होती हैं। तो कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स क्या करेंगी, सुपरपोज करती हैं, जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स क्या करती हैं, सुपरपोज करती हैं, तो उस कंडीशन में जो लाइट की एनर्जी है वो आपस में क्या कर लेती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होता है, कुछ पॉइंट पर बहुत ही ब्राइट लाइट आ जाती है और कुछ पॉइंट पर डार्क लाइट आ जाती है। उस कंडीशन में उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि अगर हम इस तरीके से करें तो कहीं पर आपको क्या होगा, आपको बहुत सारे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको देखने को मिलेंगे, मिलता हुआ ऐसे दिखाई दे रहा है ना, कहीं बहुत ज़्यादा डार्क और कहीं ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। जैसे देखिए मैं समझाता हूँ, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ड्यू टू superposition of two or more light waves, two or more coherent
लाइट, टू कोहेरेंट वेव्स कह सकते हैं और आसान रहेगा और अच्छा रहेगा, कोहेरेंट वेव्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर कोहेरेंट लाइट वेव्स या कोहेरेंट वेव्स the intensity of light waves get redistributed at some point. It becomes maxima. It becomes maxima and minima it becomes maxima and minima at some point. This phenomenon of redistribution of light waves of light energy is known as interferences. समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो इंटरफेरेंसेस का मतलब होता है कि इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें दो या दो से अधिक लाइट वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसकी एनर्जी होगी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना? ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड एट सम पॉइंट, इट बिकम्स मैक्सिमा एंड मिनिमा एट सम पॉइंट. दिस फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इज नोन एज इंटरफेरेंसेस. यानी अगर इसको हम दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे कि द redistribution of light energy due to superposition of two or more light waves, two or more coherent light waves due to superposition of two or more coherent light waves such that at some point the intensity is maximum and at some point it is minimum. बात समझ आ रहा है? तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि लाइट रे क्या कर रही है, अपनी इंटेंसिटी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर ले रही है कुछ इस तरीके से कि कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम और कुछ पॉइंट पर मिनिमम हो जा रहा है. सच फिनोमिनन इज नोन एज, या दिस फिनोमिनन ऐसे लिख देते हैं, दिस फिनोमिनन is known as interference. ठीक ना, इंटरफेरेंसेस. ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि क्या होता है. ठीक है, तो अभी हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली कि इंटरफेरेंसेस होता क्या है. ठीक है, जनरली होता क्या है ना, जैसे मैं आपको समझा दूं
कि लाइट वेव्स कहीं बहुत डार्क बन जाती हैं इस तरीके से, यहाँ पर बहुत डार्क लाइट वेव्स बन जाती हैं, फिर कहीं मिनिमम हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ब्राइट और डार्क पैचेस बनती हैं, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डार्क पैच होगा, डार्क पैच होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ब्राइट पैच होगा। तो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट पैचेस बनेंगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंटरफेरेंसेस कहते हैं। यही हमारे पास क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, इसी को इंटरफेरेंस बोला जाता है ना। कहीं लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कहीं लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर देख लो लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम है, तभी डार्क पैच बना है, और जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है वहाँ ब्राइट पैचेस बने हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंसेस कहा जाता है, ठीक है ना। और ये होता क्या है, इंटरफेरेंसेस होता क्यों है, ये लाइट दो या दो से अधिक लाइट वेव्स जब एक दूसरे को क्या करती हैं, सुपरपोज करती हैं, उस कंडीशन में एनर्जी क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, और एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही ऐसे पैचेस का फॉर्मेशन होता है। अभी जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनी है, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट पैचेस बनी हैं, इन्हीं अल्टरनेट डार्क और ब्राइट पैचेस को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न बोला जाता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होती हैं, द अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट पैचेस फॉर्म्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर लाइट वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। इन्हीं इंटरफेरेंस पैटर्न को एक सिंगल वर्ड से भी जाना जाता है, जिनको बोला जाता है फ्रिंजेस। क्या बोला जाता है, फ्रिंजेस। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इसके बाद से ये जानेंगे कि हमारे पास ये कंडीशंस क्या क्या हैं। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट पैचेस, ठीक है ना। क्या क्या कंडीशन है, यानी कब हमारे पास ये डार्क पैचेस बनेगा और कब हमारे पास ये ब्राइट पैचेस बनेंगे, इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एक कंसीडर करते हैं, हमारे पास दो वेव्स हैं, हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर टू वेव्स, एक वेव मान लेते हैं y1, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t, ठीक है, उसके इक्वेशन है। और दूसरे को y2, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 साइन, इसको a1 मान लेते हैं ना, a1 साइन ओमेगा t और a2 साइन ओमेगा t प्लस थीटा, डेल्टा मान लिया हमने, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो वेव्स मान लिया। अब इन दोनों वेव्स को हम क्या करेंगे, इनका एम्पलीट्यूड चेक करेंगे कि जब दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे से क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी, तो सुपरपोज के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट हैपेंस आफ्टर सुपरपोजिशन, अब ये दोनों वेव्स क्या करेंगी, जब सुपरपोज करेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा हो जाएगा ना। अच्छा, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट साइन a प्लस b अगर लिखा रहे तो इसको लिखते हैं हम लोग साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, लिखते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, a2 है ना, a2 साइन ओमेगा t है ना, a की जगह पर ओमेगा t है और b की जगह पर ये है, साइन ओमेगा t कॉस डेल्टा प्लस
कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। यहां से क्या करेंगे, हम ये दोनों वेव्स को एक साथ रख लेते हैं, इन दोनों वेव्स को एक साथ, जहां पर साइन ओमेगा टी क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में क्या बचेगा, A1 प्लस A2 बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस डेल्टा। और इसमें से हमने क्या किया है, साइन ओमेगा टी हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा बचेगा ना। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कुछ सपोजिशन कर लें, सपोज A1 प्लस A2 जो साइन A1 प्लस A2 जो कॉस दिया है, क्या दिया है, कॉस डेल्टा दिया है ना। तो मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा दिया है। अगर उसको हम A कॉस, ठीक है ना, हम इसको A कॉस फाई सपोज कर लें, और जो हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि A2, यहाँ पर हमारे पास ये A2 यहाँ भी रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा A2 रहेगा, जो A2 कॉस, ठीक है, A2 साइन डेल्टा है ना, A2 साइन डेल्टा, A2 जो साइन डेल्टा है, अगर उसको हम क्या मान ले, ठीक है, उसको हम सपोज कर ले A साइन फाइव। ध्यान समझिएगा, हमने कहा इसमें ये जो है, ठीक है ना, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, ये जो है इसको हमने कुछ सपोज कर लिया, और यहाँ पर इसके साथ इसको हमने अगर कुछ सपोज कर लिया, दिख रहा है यहाँ पर कि अगर A1 A2 को हमने क्या कर लिया, ये सपोज कर लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ये सपोज कर लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ज़रा देखिए, इस कंडीशन में हम यहाँ समझाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो हमारे पास था ना, इसको ज़रा इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, A1 A2 की जगह पर क्या लिखेंगे, A कॉस फाई, तो ये हो जाएगा A कॉस फाई यहाँ पर, और फिर ये हमारे पास क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस A2, ये तो कॉस ओमेगा टी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा A, ठीक है, ये देखो ये जो A आएगा ना, मैं इसके साथ लिख देता हूँ, इसके जगह पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसके लिख सकता हूँ A कॉस ओमेगा टी साइन फाई लिखा जा सकता है। इसका जो A था ना, मैंने उसको यहाँ लिख दिया, फिर ये कॉस ओमेगा टी लिखा, और फिर ये जो साइन फाई था उसको हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर ध्यान से देखा जाए, ये क्या था, हमें y की वैल्यू थी, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो फिर वही उसी फार्मूले पर आ गया, किस फार्मूले पर, इसी पर A2 हमने जो बना रखा था यहाँ पर, मैंने कहा था, हाँ ये वाला देखो, ये वाला फार्मूला देखो, हम इसको मैथमेटिक्स में काफ़ी क्लियरली पढ़ रखे हैं कि साइन A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। उसी तरीके से देखो ये क्या है, साइन कॉस A साइन बी, है ना, फिर हमारे पास है कॉस बी साइन A, तो इसको हम लिख सकते हैं A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, A साइन ओमेगा टी प्लस फाई हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, सॉरी रिजल्टेंट इक्वेशन जो बन के आएगा हमारे पास, वो ये हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टू वेव्स टू कोहेरेंट लाइट वेव्स, है ना, इक्वेशन ऑफ टू कोहेरेंट लाइट वेव्स, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट हमने इक्वेशन बना लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कब मैक्सिमा बनेगा। देखो हमने इसमें क्या कहा, हम यही पढ़ने जा रहे थे कि कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट पैचेस, यानी कब डार्क पैचेस बनेंगे और कब ब्राइट पैचेस बनेंगे। तो देखो यहाँ पर आ जाओ, कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन फॉर, है ना, इसके लिए कंडीशन फॉर डार्क पैचेस, या चलो ब्राइट पैचेस का पहले निकाल लेते हैं।
ब्राइट पैचेस, ब्राइट पैच। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है। इसके लिए क्या देखना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे सपोजिशन किया है ना, इसी का स्क्वायर करके दोनों का जोड़ देते हैं। चलो हम इसको क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं, और इसको हमने थर्ड इक्वेशन बना लिया। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर कर लिया, इधर भी स्क्वायर कर लिया। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस A1 A2 कॉस, है ना, 2A1 A2 कॉस डेल्टा। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 4 बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, सॉरी, देखिए यहाँ पर हमने इसको लिखा क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा को हमने स्क्वायर किया, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB में तोड़ दिया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास चौथा हो गया। इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एक बात लिख सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास थर्ड क्या था, जरा देखो, इक्वेशन थर्ड हमारे पास जो था वो ये था, ये है ना। इस इक्वेशन से अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 5 बना ले। हम क्या करें, अगर ऐड कर दें, एडिंग, है ना, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, A2 कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, उसमें क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 कॉस डेल्टा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है ना, इसको जोड़ा हमने, इसको जोड़ा यहाँ। ठीक है, अब देखिए ये A1 A2 जरा बाहर निकाल लो, सॉरी A1 का स्क्वायर जो है वो A का स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, यहाँ देखिए जरा A1 A2 को मैं यहीं लिख देता हूँ, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या करता हूँ, इन दोनों में से इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 2A1 A2 कॉस डेल्टा प्लस A2, है ना, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ एक गड़बड़ हो रहा था कि अगर A2 कॉस स्क्वायर है तो यहाँ भी कॉस रहेगा, यहाँ पर हमारे पास, है ना, यहाँ हमारे पास कॉस स्क्वायर डेल्टा रहेगा और यहाँ भी हमारे पास कॉस स्क्वायर डेल्टा रहेगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ इसी चीज़ को, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा, ठीक है, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, है ना। हम क्या करेंगे ना, हम इसको और इसको एक साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस, इसमें से A2 और इसमें से A2 बाहर निकाल लिया तो A2 का स्क्वायर, तो अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रख दिया, प्लस 2A1 A2
कॉस डेल्टा। ये हमने शुरू में बता रखा था आपको। और इसको स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, जहाँ पर वेयर डेल्टा इज फेज डिफरेंस, वे डेल्टा इज, ठीक ना, फेज डिफरेंस। बात समझ आ रहा है ना। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए तो उसके लिए इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ये जो जैसे जो इंटेंसिटी होती है ना हमारे पास, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर टाइम कर लीजिए, इंटेंसिटी आपको पता चल जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ एम्पलीट्यूड निकाला है। अब हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्यों, हमने देखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स क्या हुआ कि इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीसेस, इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीसेस, if the amplitude increases the intensity of light wave also increases। ठीक है ना। और हमें यही जगह चेक करना है कि किस पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। तो देखो, अगर हम कंडीशन कहें थोड़ी देर के लिए, कंडीशन फॉर ब्राइट पैच, देखो ये जो होता है इसी को हम दूसरे तरीके से या दूसरे भाषा में हम बोल देते हैं फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमम मतलब होता है जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, जहाँ ब्राइट पैचेस बनेंगे, उसी को मैक्सिमा कहा जाता है। तो कंडीशन यही है कि एम्पलीट्यूड को हमें मिक्स करना है, और एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a1, 2a1 a2 कॉस डेल्टा। और अगर कॉस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, अगर जीरो हो जाएगी तो बस अंडर रूट में a1 a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, a1 a2 आएगा, ठीक है ना, a1 a2 आएगा, इसको जीरो करना है। तो अंडर रूट में a1 a2 हमारे पास सबसे मिनिमम होगा। अगर मिनिमम होगा तो जो ब्राइट पैचेस होंगी वो कम बनेंगी, बल्कि हमको मैक्सिमम करना है। तो कॉस डेल्टा की वैल्यू कब मैक्स होगी, कॉस डेल्टा की वैल्यू मैक्स कब होगी, तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, कि डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जब डेल्टा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, या कह लो 2 पाई होगी, या कह लो 4 पाई होगी, या इस तरीके से इवन मल्टीपल में चला जाएगा, तो उस कंडीशन में कॉस डेल्टा की वैल्यू मिक्स हो जाती है। क्योंकि देखो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, है ना। इस तरीके से कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। इस तरीके से कॉस 4 पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1। तो इन सबको मैक्सिमम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉस की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, 0 डिग्री या 2 पाई डिग्री या 4 पाई डिग्री कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर फेज डिफरेंस अगर 0 डिग्री का हो या 2 पाई का हो या 4 पाई का हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, जो एम्पलीट्यूड होगा, सॉरी जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। और जब इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस आर, है ना, ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड। तो ब्राइट फ्रिंजेस बनाने के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए। इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, 2 पाई या 4 पाई होना चाहिए।
बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी या ब्राइट पैचेस बनेंगी या मैक्सिमा बनेगा। ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ के टर्म में भी समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है। ठीक है ना, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ को बताने के लिए आप ये समझिए सबसे पहले कि देखिए, जो डेल्टा होगा हम उसको कहेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है ना। हम आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हम आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास ये ब्राइट पैचेस बन रही हैं, या कह लो मैक्सिमा जो बन रहा है, वो आपको ये तो समझ में आ गया कि फेज डिफरेंस के टर्म में कैसे पता लगाएंगे मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमा के लिए 0 डिग्री होना चाहिए, है ना, फेज डिफरेंस, या हम कह लो 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए। इसी को अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ के टर्म में अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसको कैसे बताएंगे, या वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स के टर्म में, है ना, हम नंबर ऑफ वेव्स के टर्म में अगर बताना चाहते हैं, इसके टर्म में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बताता हूँ, थोड़ा समझिए। सबसे पहले समझिए, डेल्टा को हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहेंगे और यल हमारे पास होगा जिसको हम ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ कहेंगे। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डेल्टा होता है वो होता है हमारे पास c इंटू टी, यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये होती है हमारे पास टाइम टेकन। तो उस कंडीशन में ये हमारे पास ऑप्टिकल पाथ लेंथ पता चल जाएगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ की बात करें, तो वो हो जाएगा v इंटू टी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम इंटू टाइम टेकन। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, और ये हो गया हमारे पास टाइम टेकन। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो हमने देखा डेल्टा इक्वल टू सी इंटू टी और एल इज इक्वल टू क्या होता है, भी इंटू टी। अगर यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा एल बाई भी। इसकी वैल्यू उठा करके अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सी इंटू यल बाई भी हो जाएगा ना। डेल्टा इज इक्वल टू सी इंटू यल बाई भी। अच्छा, हम क्या जानते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू सी बाई भी इंटू यल लिख सकते हैं। और हमने ये देखा है कि रिफ्रैक्शन से, है ना, रिफ्रैक्शन से हमने क्या देखा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये जनरली क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है। मतलब हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी। तो यहाँ जो सी बाई भी है उसके जगह पर म्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एल। यानी इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखें, यहाँ से हमें एक रिलेशन भी निकल के आता है, रिलेशन बिटवीन, है ना, ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, है ना। इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है वो म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये रिलेशन निकल के आया। इससे फ़ायदा क्या होता है, ज़रा ये समझिए, ज़रा एक चीज़ समझिए कि अगर हमें
फेज डिफरेंस निकालना हो, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस निकालने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 2πL/λ। 2πL/λ। जब दो वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी, जब दो वेव्स क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी, कब? जब एयर मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, जब दो लाइट वेव्स, ये कंडीशन कब लगेगा? ये कंडीशन यानी ये हम फेज डिफरेंस निकालने का कंडीशन बता रहे हैं कि फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ये कंडीशन कब जब लगेगा? जब दो लाइट वेव्स, टू लाइट वेव्स, टू या दो से अधिक होंगी, टू लाइट वेव्स सुपरपोज, टू लाइट वेव्स सुपरपोज इन एयर मीडियम, इस कंडीशन में। और अगर दो लाइट वेव्स क्या करती हैं, किसी दूसरे मीडियम में सुपरपोज करती हैं, तो उस कंडीशन में डेल्टा निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो हो जाता है 2π∆/λ। यहाँ जो हमारे पास फेज डिफरेंस होता है निकालने के लिए, ये कंडीशन कब लागू होगा? ये कंडीशन ये तब लगता है जब दो लाइट वेव्स, है ना, टू लाइट वेव्स क्या होंगी, जब दो लाइट वेव्स क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी इन एनी अदर मीडियम, जब किसी दूसरे मीडियम में सुपरपोज करेंगी, तो इस कंडीशन में हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना? ये फार्मूला क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्चुअली फार्मूला तो हमारा यही लगता है जहाँ पे हम डेल्टा इज इक्वल टू 2π, डेल्टा की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाला है, μL, तो यहाँ लगाएंगे हमने μL/λ। यही फार्मूला यही है, यही जो फार्मूला है ये यहाँ लगा है, लेकिन अंतर इस बात का है कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या हो गई है, 1, और म्यू की वैल्यू 1 होने की वजह से यही हमारे पास फार्मूला निकल के आया है। लेकिन एक्चुअल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यही फार्मूला होता है डेल्टा, जहाँ फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या कह रहे थे कि अभी जो हमने देखा था यहाँ पर, हमें अभी हमने देखा था कि फेज डिफरेंस अगर हमें पता चल जाए, फेज डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू निकालते हैं 2πμL/λ। ये देखो ये तरीका होता है, हमने बताया है ना। तो वही बात हमने यहाँ लिख रखा है, हमने वही बात यहाँ लिख रखा है कि फेज डिफरेंस अगर हमें निकालना होगा, ठीक है, फेज डिफरेंस अगर हमें निकालना होगा तो हम इस टर्म में निकालेंगे, और यही फेज डिफरेंस वाली वैल्यू के जगह पर क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, डेल्टा की जगह पर जब हमने डेल्टा भी निकाल रहे थे ना, हम यहाँ डेल्टा निकाल रहे थे, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, μ/L होता है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। तो देखो पाथ डिफरेंस में यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होगा वो कितना आएगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू की वैल्यू, है ना, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न बताने के लिए डेल्टा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, λ/2π इंटू डेल्टा। ठीक है, जैसे कि हम ये कहाँ से एक्सप्रेशन ला रहे हैं, ज़रा इसको मैं समझा देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो हमारे पास म्यू की वैल्यू आई है, इस म्यू की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल करके टर्म आएगा। ठीक है ना, डेल्टा के जगह पर जो है डेल्टा रखा हमने, ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके का केस बन के आएगा। तो ये समझो कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो हमारा निकलेगा, जो हमारे पास ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकलेगा वो कुछ इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ/2π इंटू 2π म्यू, ठीक है, 2π 2nπ। डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही थी, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से जरा देख लो, ये डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, जो ये दिया है ना, यहीं से हम ये पार्ट लाए हैं। ठीक है ना, ये पार्ट लाए हैं। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू अगर निकालना होगा तो हमारे पास ये फार्मूला लग रहा है। अब इस फार्मूले में हम डेल्टा की वैल्यू हमने क्या देखा, यहाँ जरा देख लो, ऐसे समझ जाओ,
जो डेल्टा की वैल्यू आ रही थी वो क्या क्या आ रही थी, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ रही थी ये आ रहा था ना, या तो 0 आएगा या तो 2 पाई आएगा या तो 4 पाई आएगा। तो वही चीज़ अगर यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई, और डेल्टा की वैल्यू क्या कर लें, अगर 2 पाई कर लें तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा। अब लेमडा हो सकता है, या तो हम क्या करें, डेल्टा की वैल्यू ऐसे निकाल ले, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 4 पाई कर लिया हमने, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 लेमडा। फिर उसी तरीके से हम क्या कर लें, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू हम निकाल लें इस तरीके से, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 6 पाई करके, तो इससे कितने बार में 3 बार में कट जाएगा, 3 लेमडा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास निकल के आता जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ लेमडा हो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो, जैसे 1 लेमडा या 2 लेमडा, ठीक है, या 3 लेमडा, यानी लेमडा हो या इंटीग्रल मल्टीपल लेमडा हो, जहाँ पर n की वैल्यू होती है, जो n होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3। कैसे 0 होगा, जैसे देखो डेल्टा की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं लेमडा बाई 2 पाई इंटू 0 करेंगे, तो उस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो डेल्टा की वैल्यू 0 भी हो सकता है, डेल्टा की वैल्यू लेमडा भी हो सकती है, डेल्टा की वैल्यू 2 पाई भी हो सकती है, 2 लेमडा भी हो सकता है, डेल्टा की वैल्यू 3 लेमडा भी हो सकता है। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो कहा जा रहा है कि अगर डेल्टा की वैल्यू है ना n लेमडा आ जाए, जहाँ पर n जो होगा वो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा, ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड, या कह सकते हो कंडीशन फॉर मैक्सिमा, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा में हमारे पास जो निकल के आया, यहाँ पर जो हम देख रहे थे अभी, है ना, कंडीशन फॉर मैक्सिमा में हम देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे ना कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा ये क्या होगा, तो हमें ये समझ में आया कि अगर हमें फेज डिफरेंस ना पता हो करके अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ पता चल जाए कि वो n लेमडा हो जाए, n लेमडा का मतलब क्या है, या तो वो डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए, या तो डेल्टा की वैल्यू लेमडा हो जाए, ठीक है, या तो डेल्टा की वैल्यू 2 लेमडा हो जाए, या तो डेल्टा की वैल्यू 3 लेमडा हो जाए, या तो डेल्टा की वैल्यू 4 लेमडा हो जाए। इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा, ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, या कह लो मैक्सिमा बनेगा। तो अभी ये समझ में आ गया। इस तरीके से मिनिमा का केस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि मिनिमा कब बनेगा, तो मिनिमा के लिए भी समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर द केस ऑफ मिनिमा। फॉर डार्क पैचेस, PATCHES पैचेस और मिनिमा, ठीक है ना। डार्क पैचेस या मिनिमा कब बनेंगे उसके बारे में तो देखो, अभी हम यहाँ जब देख रहे थे, जब यहाँ पर हमने तुम्हें बताया, इसको हटा देते हैं, ये समझते हैं, है ना। देखो हमने ये कहा था कि अगर ब्राइट फ्रिंजेस बनानी है, ब्राइट पैचेस बनानी है, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू जो निकालने के लिए ए की वैल्यू मैक्स होनी चाहिए, और ए को मैक्स करने के लिए हमने क्या किया था, डेल्टा को मैक्सिमम रखा था, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस डेल्टा की जो वैल्यू आई थी उसको मैक्सिमम करने के लिए हमने डेल्टा की वैल्यू क्या लिया था, या तो 0 डिग्री, या तो 2 पाई, या तो 4 पाई। उसी तरीके से हम एम्पलीट्यूड को मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, जो कि होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए एम्पलीट्यूड को मिनिमम करने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। तो एम्पलीट्यूड को मिनिमम करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो एम्पलीट्यूड को मिनिमम करने के लिए जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू है
वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास या तो पाई होना चाहिए, या तो 3 पाई होना चाहिए, या तो हमारे पास 5 पाई होना चाहिए, यानी ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 हो जाएगी, या कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, या कॉस 5 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी वजह से हमने पाई की वैल्यू कहा कि अगर ए को मिनिमम करना है तो डेल्टा की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, तो डेल्टा की वैल्यू हमें या तो पाई, या तो 3 पाई, या तो 5 पाई लेना पड़ेगा, ताकि ये वाला पार्ट रिमूव हो जाए। तो एम्पलीट्यूड क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, जो कि एक स्मॉल होगा। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो जो इंटेंसिटी है वो चूंकि एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज होगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सॉरी इंटेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जहाँ इंटेंसिटी डिक्रीज होगी वहाँ पर क्या होगी, द पॉइंट एट विच एट विच at which intensity is low, इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज लो at that point, minima is formed, मिनिमा इज फॉर्म्ड, मिनिमा बनेगा। मिनिमा मतलब डार्क पैचेस, मिनिमा मतलब डार्क पैचेस बनेंगी वहाँ पर। यानी हमें ये समझ में आया कि अगर हम डेल्टा की वैल्यू 3 पाई, सॉरी या तो पाई रख लें, या तो 3 पाई रख लें, या तो 5 पाई रख लें, इस तरीके से ऑड मल्टीपल में जाएंगे, तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड जो इंटेंसिटी होगी, जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब हम हर बार इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल है, तो इसको पता लगाना अगर मुश्किल है, लेकिन हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालना बड़ा आसान का काम है। तो उस कंडीशन में हम अभी देखें कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ जनरली होता क्या है। देखिए, ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमारे पास निकालने का फॉर्मूला होता है लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगा लेंगे, लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा। चूंकि ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालना इजी होता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल पाथ लेंथ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम बताएंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है। अभी ये समझिए कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालना बहुत इजी होता है, और वो इजी क्यों होता है अभी समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा, और डेल्टा की जगह पर क्या रखेंगे, पाई रख लेंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2। फिर हम कह रहे हैं डेल्टा की जगह पे, तो केस 1 हो गया, केस 2 बना लेते हैं। अगर लेमडा के जगह पर क्या करें, यानी डेल्टा के जगह पर अगर 3 पाई रख लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई इंटू 3 पाई कर लें, पाई से पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2। बात समझ आ रहा ना। इस तरीके से तीसरा केस अगर हम बना लें, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5 पाई, जहाँ से पाई की पाई वैल्यू कैंसिल होगी, 5 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे ही फोर्थ कंडीशन अगर भी ले लें, तो उस कंडीशन में लेमडा बाई 2 पाई इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 7 पाई। तो यहाँ से आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल करेंगे तो फिर आ जाएगा 7 लेमडा बाई 2। अगर ध्यान से इन सबको ऑब्जर्व करें तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जो डेल्टा की वैल्यू आ रहा है वो ऑड मल्टीपल आ रहा है। वो क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 आ रहा है। यानी हमने ये देखा कि अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है, अगर वो क्या आएगा, ऑड मल्टीपल आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 आएगा, तो उस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन dark patches are formed, dark patches are formed, डार्क पैचेस बनेंगी, या कह लो और मिनिमा और द कंडीशन फॉर मिनिमा,
बस में ना, यानी यहाँ पर मिनिमा बनेगा। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर हमें देखो, हमने दो चीज़ें यहाँ बस समझा अभी इतने टॉपिक में। हमने एक चीज़ पहला क्या समझा कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा, या कह लो यहाँ पे और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमने क्या करा कि अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगा, अगर क्या होगा, 0 होगा, या 2 लेम्डा होगा, या लेम्डा होगा, ऐसे कह लो 0 होगा, या लेम्डा होगा, या 2 लेम्डा होगा, या 3 लेम्डा होगा, या 4 लेम्डा होगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा होगा, ठीक है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू n लेम्डा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होंगी, ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। और दूसरा जो हमने पढ़ा, कंडीशन फॉर मिनिमा और फॉर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस बनाने के लिए कंडीशन क्या था। तो हमने कहा कि डेल्टा की वैल्यू अगर हमारे पास λ/2 होगा, या 3 λ/2 होगा, या 5 λ/2 होगा, या 7 λ/2 होगा, यानी कह सकते हैं ऑड मल्टीपल होगा। क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा। तो उस कंडीशन में डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, यानी डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो 2n-1 λ/2 होगा, या कह लो 2n+1 λ/2 होगा। यानी वही बात हो गई, ऑड मल्टीपल होगा। यही दो चीज़ हमें क्लियरली यहाँ समझना है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा। बस में आ रहा है कि नहीं। तो यही दो कंडीशन हमें यहाँ से क्लियरली समझना था। और हम नेक्स्ट क्लास में ये समझेंगे कि ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है और इसको निकाला कैसे। तो हमने ऑप्टिकल पाथ लेंथ आपको निकालना यहाँ सिखाई दिया है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और ये क्या होता है ये भी समझ में आ गया। तो अब इसके बाद से नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि वेव ऑप्टिक्स में लाइट वेव्स क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि वो किस तरीके से बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद से हमने ये नेक्स्ट देखा, फिर उसके बाद से हमने ये देखा कि नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि कोहेरेंट लाइट वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। कोहेरेंट लाइट वेव्स हमने दिखाया, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा हमने समझाया कि किस तरीके से हम डिराइव करेंगे उसका एक्सप्रेशन। फिर हमने दिखाया कि ये y की वैल्यू हमने निकाला कैसे। उसके बाद से हम आगे बढ़े तो फिर हमने बताया कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हमने पूरा निकाला, पता चला कि एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। इस कंडीशन में भी एम्पलीट्यूड अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो बढ़ती जाएंगी। तो हमने उसके लिए टर्म निकाला, तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आया कि अगर उसको बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ के बारे में, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ के बारे में समझना हुआ। उसको समझने के बाद हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों को समझाया, फिर हमने कंडीशन को बाद में फाइनली ड्राइव किया कि हमारे पास ये दो कंडीशन निकल करके आएंगी, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है और उसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। चलिए।